दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके सामने फोर्थ लेसन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा कि लेसन तो बहुत इजी है, बट इसके अंदर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लर्न नहीं होते। यहां पे मैं पूरा का पूरा एमसीक्यू भी आपका इस लेसन का लेकर आया हूं। जस्ट आपको पूरा का पूरा वीडियो सिस्टमैटिक देखना है, जिससे आपके दिमाग में कुछ हिंट मैं बताऊंगा जो आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाएगा। तो वन बाय वन सिस्टमैटिक पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है। 10 से 15 मिनट में पूरा आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेसन में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा काम है आपको लर्न कराना, क्योंकि कल है आपका बोर्ड एग्जाम। तो यहां पे मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में सब चीजें बैठ जाए। तो दोस्तों सबसे जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो याद कर लो दोस्तों, साथ में GSE याद रखना, GSE क्या याद रखना है? GSE। G means genetic diversity and से S means species diversity and E means ecosystem diversity। याद मैं करा रहा हूं, जीन याद है आपको, जीन। स्पीसीज याद है आपको, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पहला याद कर लो, GSE। इसके टाइप्स याद कर लो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन याद करना है। बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर। ये भी आप लिख दोगे तो भी चलेगा। इस नेचर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, इससे ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर। इस नेचर में अगर आप देखोगे, आप अपनी आंखों के सामने भी देखोगे तो बटरफ्लाई दिखाई देता है, ह्यूमन बीइंग दिखाई देता है, हाँ टाइगर दिखाई देता है, ऐसे अलग अलग चीजें दिखाई देती होगी। वहां पे आप देखोगे प्लांट दिखाई देता, तो रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर। अब रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर्स, ये किसकी वजह से इतनी सारी वेराइटीज पाई जाती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पे पाया जाता है, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम पाया जाता होगा। आपको देखोगे इकोसिस्टम मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्नोई जो रीजन है वहां का इकोसिस्टम स्नो के अकॉर्डिंग है। यहां का डेजर्ट पे जाओगे तो वहां पे अलग अलग डेजर्ट के अकॉर्डिंग प्लांट पाया जाता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम। तो ऐसे अलग अलग जगह के अलग अलग इकोसिस्टम है। एंड देन इसके बाद जेनेटिक वेरिएशन भी थी ना, स्पीसीज के अंदर भी एक वेरिएशन होता है जीन का। समझ में आएगी नहीं? अगर स्पीसीज के अंदर भी जीन का वेरिएशन पाया जाता है तो बस आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी। मैंने देखो अंडरलाइन किया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर। एंड ड्यू टू लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। देयर आर 3 टाइप्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि मैं हूं और हमारे यहाँ पे ओमकार सर है, पर हमारे दोनों के जीन में क्या होगा, जो डाइवर्सिटी पाया जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। हम लोग सेम स्पीसीज हैं, बट हमारे अंदर जो जीन की जो डाइवर्सिटी है उसे हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी सेम species is called genetic diversity। diversity among the organism of same species। समझ में आया आपको? देन इसके बाद एग्जांपल देखो, लिखा है each human being is different from other। हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है। ये आप एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे दे देना, याद हो गया। स्पीसीज डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी स्पीसीज। और समझ में, जैसे अब देखो, अगर आप देखोगे अलग अलग स्पीसीज अलग अलग, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है, बटरफ्लाई एक स्पीसीज है, प्लांट में अलग अलग टाइप है, तो उसमें जो डाइवर्सिटी पाया जाता है वो, जैसे यहां पे देखो एग्जांपल के लिए लिखा है वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अलग अलग टाइप्स के प्लांट है तो अलग अलग स्पीसीज है, तो उसके अंदर जो डाइवर्सिटी मतलब कि उसके अंदर जो डिफरेंसेस अलग अलग, कुछ रेड कलर के होंगे, कुछ ब्लू कलर के होंगे, ऐसे उनके फ्लावर्स। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मैंने बताया ना, इकोसिस्टम मतलब डेजर्ट अलग है, स्नोई रीजन अलग है, तो डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी इकोसिस्टम। देखो आप सीधा बना दोगे, डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। मुझे और ओमकार सर को याद रख लेना। दूसरा डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी स्पीसीज। समझ में आए कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, उसमें अलग। एंड थर्ड वन डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी इकोसिस्टम। जैसे यहां पे आप देखोगे मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। एक रीजन में बहुत सारे पॉन्ड पाया जाता है, हाँ, तो ऐसे
एक ही रीजन में अलग अलग इकोसिस्टम पाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इकोसिस्टम किससे बनता है, तो यहाँ पे बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल एंड देयर हैबिटाट, इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल देयर हैबिटाट। एंड ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोसिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। वो सबसे आपको मतलब नहीं है, तीनों याद करना है। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आपने याद कर लिया, रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, जीन के अंदर जो डिफरेंसेस पाया जाता है, डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी जीन्स, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड सेकेंड वन आप एग्जांपल उसका दे दो, ह्यूमन बीइंग। सेकेंड वन डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी स्पीसीज एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी इकोसिस्टम। हो गया, तीनों याद हो गया दोस्तों। 3 मार्क्स के लिए आया तो जोरदार तरीके से लिखना। सेकेंड, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेक्रेड ग्रू। अब देखो यहाँ पे सेक्रेड ग्रू का जो शॉर्ट नोट है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसके अंदर मैं पूरे के पूरे पॉइंट्स मैंने याद करा दिए हैं। पहला जो आपको पॉइंट्स लिखना है वो गॉड से रिलेटेड लिखना है, और दूसरा जो पॉइंट है आपको लिखना है वो किससे लिखना है, कंजर्व बाय। सेक्रेड ग्रू को कंजर्व किसके नाम पे किया जाता है, गॉड के नाम पे। दूसरा कंजर्व बाय, इसे कंजर्व कौन करता है, सोसाइटी करती है, नॉट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसको कंजर्व नहीं करता। दूसरा कि अगर गॉड का नाम दिया गया है तो इसकी वजह से इसे इट हैज स्पेशल प्रोटेक्शन, मतलब कि गॉड के नाम को हम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसलिए इसको स्पेशल प्रोटेक्शन है। तो इसलिए जैसे आपने पहले वाले का GSE आपने याद रखा था, वैसे आप इसे याद कर सकते हैं SCG। क्या याद सकते हो, SCG, या तो डायरेक्ट ये याद हो जाएगा। गॉड है पहला, दूसरा गॉड के नाम पे दिया जाता है, दूसरा क्या आएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन है, और तीसरा क्या आएगा आपको, कंजर्व कौन करता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। एक और पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, कि ये जो डाइवर्सिटी है मोस्टली वेस्टर्न घाट में केवल नहीं पाया जाता है, इंडिया में ये सेक्रेड ग्रू जो है एंटायर इंडिया में पाया जाता है। और बाद में एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो, मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रू हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। ये एक तो आप एक डेटा वाला ऐसा लाइन लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मतलब आप पढ़ के आए हो। तो मोर देन 13,000 याद कर लो, मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रू रिपोर्टेड इन इंडिया, याद हो गया। आप मेरा लेक्चर भी बस देखोगे ना तो सब चीजें याद हो जाएगी। पहला देखो यहाँ पे लाइन देखो लिखा, द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, याद हो गया। द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड आर कॉल्ड या इज कॉल्ड सेक्रेड ग्रू। समझ में आए कि नहीं? तो फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर टू बी सेक्रेड, सेक्रेड मतलब हम पवित्र मानते हैं, इज कॉल्ड सेक्रेड ग्रू। तो बस पहला लाइन याद कर लो, फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड। दूसरा लाइन बस आपको क्या याद रखना है, सेक्रेड ग्रू इज कंजर्व बाय सोसाइटी, नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखना, it has been conserved in the name of God and therefore it has special protection. And fourth point कि cluster of thick forest are present not only in western Ghat of India but also in entire country. अगर ये नहीं लिख सकते तो ये लिखो, more than 13,000 sacred grove are reported in India। कितना easy point है दोस्तों, प्लीज चारों पॉइंट याद कर लेना। नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका मैच द कॉलम में आ सकता है या तो आंसर में आया तो बहुत बड़ी बात है। थ्रेटन स्पीसीज, थ्रेटन स्पीसीज आर ऑफ 4 टाइप्स, फर्स्ट वन इज एंडेंजर, सेकंड वन इज रेयर, थर्ड वन इज वनरेबल एंड फोर्थ वन इज इनडिटरमाइंड। इनडिटरमाइंड भी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे इंडेंजर का बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने बाजू में आपको हिंट दिया है। क्या दिया है, एक्सटिंक्ट्स नियर फ्यूचर, मतलब कि हो सकता है कि वो नियर फ्यूचर में खत्म हो जाए। देन सेकेंड है एक्सटिंक्ट्स वेरी फास्ट। देखो बस मेरा ये याद कर लोगे तुरंत आंसर याद हो जाएगा दोस्त। अगर मजा आ रहा होगा तो लास्ट में कमेंट करना, रात भर वीडियो बनाऊंगा पर कमेंट करोगे तो। बाद में तीसरा आएगा कम, यहां पे थर्ड वाले में क्या है, वनरेबल स्पीसीज में क्या है, एक्सट्रीमली लेस, मतलब वो ऑलरेडी कम है एंड देयरफॉर वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कंटिन्यू टू डिक्लाइन। कम है मतलब एक्सट्रीमली लेस है, पहले से ही बेचारे कम है, और कम होने के बाद भी वो क्या रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एंड फोर्थ वन जो है उनके बारे में नो डेफिनेट, हमारे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, समझ में। तो ये फर्स्ट वाला क्या आएगा, एक्सटिंक्ट्स नियर फ्यूचर, अगर हमने मतलब हमने कोई मेजर लिया नहीं तो कंजर्व करने के लिए। दूसरा क्या आएगा, एक्सटिंक्ट्स वेरी फास्ट। थर्ड वाले में क्या आएगा, उनके जो नंबर्स है एक्सट्रीमली लेस है और नंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन। एंड फोर्थ वन जो है वो क्या आएगा, जो है नो डेफिनेट इंफॉर्मेशन।
सब्सटेंशियल भी बोल सकते हो, नो डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सबके एग्जांपल याद करना वेरी डिफिकल्ट टास्क है। देखो पहला क्या है, एंड डेंजर है। एंड डेंजर में बस LMLF याद रखो। LMLF आपने बहुत सुना होगा। LMLF याद रखना है। तो यहां पे इन डेंजर स्पीसीज में LMLF लो मास लो फीस, ऐसे याद रखो। लो मास लो फीस, लो मास लो फीस याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, L मतलब लायन टेल मंकी, और दूसरा है लायन टेल मंकी, लायन मंकी बस ऐसे याद रखना, और दूसरा है लेजर फ्लोरिकन। ये दो याद हो गया। दूसरा है रेयर स्पेसिस। रेयर स्पेसिस में आपको कौन सा एग्जांपल याद रखना है, RM। तो मैंने यहां पे देखो रेराम, मैंने यहां पे लिखा है रेराम। तो रे मतलब यहां पे एक्चुअली रेड राम आएगा, रेड राम आएगा। रेड मतलब यहां पे आपको रेड पांडा हो गया, और यहां पे रेड पांडा हो गया, और RA मतलब यहां पे रेयर हो गया, और M मतलब यहां पे मस्क डियर हो गया। तो ऐसे आप याद कर रख सकते हो। देन उसके बाद थर्ड वन वनरेबल स्पीसीज, तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा लायन और टाइगर। लायन और टाइगर जो है उनके नंबर्स कम है और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देन इनडिटरमाइन स्पीसीज में क्या आएगा, डिटरमिनेंट बोल सकते हो। उस स्पीसीज में आप स्क्विरल ले सकते हो, समझ में। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा पहला लाओ मास लाओ फिश, तो वहां पे लेजर फ्लोरिकन, और दूसरा क्या है आपका लायन टेल मंकी। दूसरा है रेयर स्पीसीज में रेड पांडा और मस्क डियर, और तीसरा वाला भी बता दिया, चौथा भी। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। यहाँ पे आपको जाधव मोलाइंग पाएंग की एक स्टोरी है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अगर कुछ आया इससे रिलेटेड तो आप कहीं भी आंसर में इनका एक जैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आया ना, तो इनका एक दो लाइन आप लिख सकते हो। जैसे इनका मेरे को सबसे अच्छा लाइन ये लगता है कि मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। इन्होंने, ये आसाम के हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में एक बार क्या आया था, फ्लड आया था, और उसमें बहुत सारे जो स्नेक हैं उनका डेथ हो गया था। बाद में इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने इतना एफर्ट्स दिखाया और उन्होंने एक फॉरेस्ट तैयार किया। फॉरेस्ट उन्होंने पूरा का पूरा ठान लिया और पूरा का पूरा उन्होंने एक जंगल ही तैयार कर दिया। और वो जो जंगल है वो आसाम डिस्ट्रिक्ट के कोकिलामुख जो है वहां पे जगह पे है। और कोकिलामुख जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जोहरत डिस्ट्रिक्ट में। बस जगह का नाम याद रखो, कौन है उनका नाम याद रखो। और उन्होंने लगातार 30 इयर्स के एफर्ट से ये चीज किया था और इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट इतनी चीजें अगर आपको पता है तो इनके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। देन इसके बाद नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आगे मैं देने वाला हूं। यहां पे बस मैं ये चीजें एक डेफिनेशन के लिए लिया हूं। कहीं पे भी अगर आपको इन्वायरमेंट का कुछ भी आ रहा है तो उसका सबसे पहले आप डेफिनेशन मेंशन कर दो। वहां पे आप डेफिनेशन सबसे पहले वहां पे डेफिनेशन मेंशन कर दो। तो यहां पे देखो, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजिकल फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है, केमिकल फैक्टर कर रहा है, एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। याद हो गया होगा, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। हर एक आंसर में ये लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको तैयार करके जाना चाहिए। ये देखो, ये किसका है, रिसाइकल का है। और रिसाइकल का है तो इसे हमें देखो यहां पे लिखा है कि आई विल यूज ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच आर रिसाइकल या रिसाइकेबल, मतलब ऐसी चीजों का मैं यूज करूंगा जो रिसाइकल हो सके। देन उसके बाद देखो यहां पे रोल के बारे में बोला कि राइट योर रोल, मतलब आपका रोल। ये देखो, ये सेव वाटर इंडिकेट कर रहा है। और सेव वाटर क्या बोलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, आई विल टर्न ऑफ द टैप व्हेन दे आर नॉट इन यूज। जब वो यूज नहीं है तो उसको मैं टर्न कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। ये देखो, ये सोलर पैनल का है, यूज सोलर पैनल। आई विल यूज गैजेट दैट वर्क ऑन सोलर पावर। तो ये ऐसे आपको अगर आया एग्जाम में तो लिख देना है। देन उसके बाद यहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं।
इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। मुझे पता है कि ये आपको बहुत इजी लग रहा है, बट दोस्तों आपको मार्क्स जो है, आप कुछ भी अगर आरम तोड़म कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लेकर आना है तो पॉइंट वाइज अच्छा आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये लेसन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके बाकी के लेसन है। सबसे पहले आप यहाँ पे इन्वायरमेंट का डेफिनेशन लिख दो, यहाँ पे नहीं है पर आप लिख दो। इन्वायरमेंट का डेफिनेशन मैंने पीछे याद करा है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। एंड देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड मैंने एक सिंपल सा ट्रिक दिया है, फिन पीपीएन, फिन पीपीएन, फिन पीपीएन। मैं हर एक लेसन में कुछ सिंपल सा ट्रिक दिया, बस आप वो याद रखोगे ना, ब्रीफ कभी नहीं भूलोगे। एफ से क्या आएगा? एफ से आएगा देखो यहाँ पे, द इन्वायरमेंट हैज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर। एक पहला फैक्टर जो है नेचुरल फैक्टर है, दूसरा है मैन मेड। तो ऐसे लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय फैक्टर लाइक मैन मेड फैक्टर एंड नेचुरल फैक्टर। नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर अफेक्ट द इन्वायरमेंट। पहला लाइन हो गया, एफ से रिलेटेड हो गया। दूसरा क्या है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, अगर इन्वायरमेंट का इम्बैलेंस होगा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? हमारे ऊपर होगा, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो देखो, एनी इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस अगर आपको ये वर्ड याद है तो आप लिख लोगे। नीड, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करना नीड ऑफ द आवर है, समझ में? इस हर घंटे की जरूरत है इन्वायरमेंट को, नीड पहला। तीसरा पॉइंट नीड, तो आपको फिन से क्या याद रखना है? फैक्टर, नेचुरल और मैनमेड फैक्टर। आई से क्या है? इम्बैलेंस होगा तो उसका इफेक्ट होगा, और बाद में नीड है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर। एंड लास्ट वन दैट इज यहाँ पे पब्लिक। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पब्लिक पार्टिसिपेशन। फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इज असेंशियल। अगर हमें इन्वायरमेंट को कंजर्वेट करना है तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। ये देखो, इससे पी से आप हो गया। दूसरा, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बाद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो एटीट्यूड है पॉजिटिव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट वन दैट इज अ नेसेसरी लॉ फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। गवर्नमेंट हैज बीन इनेक्टेड वेरियस लॉ, जैसे कि आप एक दो लॉ का नाम लिख दोगे तो अच्छी बात है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 वाला लिख दो, बहुत अच्छा है। जिससे अगर आपने ऐसा आंसर लिखा ना तो जोरदार तरीके से आपको ये आंसर याद करना है, फिन पीपीएन से। एफ से क्या आएगा? फैक्टर्स, नेचुरल एंड मैनमेड। आई से क्या आएगा? इम्बैलेंस हुआ तो हमारे ऊपर इफेक्ट होगा। एन से क्या आएगा? नीड है। और पी से क्या आएगा? पी से पब्लिक पार्टनरशिप बहुत ही जरूरी है, एंड पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। और पी से, दूसरे पी से क्या आएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। और एन से क्या आएगा? नेसेसरी लॉ जो है वो बना दिए गए। एग्जांपल है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। कुछ पार्ट यहां से लॉ का निकला हुआ है, रिड्यूस है, पर आप ऐसा आंसर लिखो। दूसरा है चिपको मूवमेंट ऑफ विश्नोई। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है? वो जगह का नाम याद रखना है। जो राजस्थान में जो गांव है उसका नाम आपको याद रखना है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जो विलेज है जिसका नाम है खेजरली। क्या नाम है? खेजरली। क्या नाम है? खेजरली। अब खेजरली नाम कैसे पड़ा? तो उस विलेज में खेजरी करके ट्री था, वो पाया जाता था, इसलिए उसका नाम है। तो खेजरी ट्री याद रखो। उस खेजरी ट्री को कटवाने के लिए वहां के रूलर ने जोधपुर के रूलर ने 1730 में, अगर आप ये नंबर लिखते हो ना तो टॉपर्स की तरह आपको पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। नंबर्स लिखना बहुत जरूरी होता है अगर आप टॉपर्स हो तो, अदरवाइज आप लिख सकते हो। तो रूलर्स ने क्या किया था? खेजरी ट्री को काटने का ऑर्डर दिया था। एक ऑर्डर क्या किया था? पास किया था, ये देखो ऑर्डर। बट बिश्नोई कम्युनिटी जो थी वहां की, वो उसे सैक्रेड मतलब पवित्र मानती थी, और उन्होंने क्या किया? उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने वहां पे क्या किया? जितने भी जो ट्री थे, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है हमारी अमृता देवी का नाम, ये याद रखना। चिपको मूवमेंट जो है बिश्नोई का, उसका जो चिपको मूवमेंट है मतलब उसका लीडरशिप किसने किया था? अमृता देवी ने। अगर आपने ये नाम लिखा तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो अमृता देवी, अगर भूल गए होंगे तो ए देवी करके लिख देना। और उन्होंने क्या किया था पता? ट्री को हक कर लिया था, और इसमें बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस होना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाए इसके अंदर। तो इस तरह से आप चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, रूलर याद रखना। एक स्टोरी की तरह मैंने बता दिया, आपको याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये भी एक मैंने छोटा सा प्यारा सा पार्ट आपके लिए लिया है कि इन्वायरमेंटल वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट।
फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो भी चीजें हमें मिली है इन्वायरमेंट की, ये मत सोचना कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, जस्ट हमें क्या करना है कि इसको बिना सोचे समझे हमें यूज नहीं करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी ये चीजें क्या करना है, देना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप ये आंसर लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप IUCN का फुल फॉर्म बस याद करके रखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड देन यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है आपको। मानस सेंचुरी जो है वो आसाम का है, और सुंदरबन सेंचुरी कौन सा है, वेस्ट बंगाल का। सुंदरबन तो आपको याद होगा वेस्ट बंगाल, मानस जो है वो आसाम का है। एंड इस तरह से अपना ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको सब चीज़ें मैंने सिस्टमैटिक बता दी, और अराउंड 19 मिनट में सब चीज़ें मैंने सिस्टमैटिक कराई। दोस्तों बस मेरा 19 मिनट का आप वीडियो देख लो, सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। अगर मेरा ये एफर्ट्स बहुत अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। आप में से जो सबसे प्यारा कमेंट करेगा रात को मैं उसको देखने के बाद पिन करूंगा। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।